नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में बढ़ता कोरोना का संक्रमण, 2 दिनों में 2 निजी चिकित्सालय हुए सील बंद। निजी चिकित्सालय में भर्ती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिनों पहले चिकित्सालय में कराया था ऑपरेशन। महिला की नहीं है कोई ट्रेवल हिस्ट्री। 23 अगस्त को फिर मिले हैं 2 पॉजिटिव मरीज। नगर पालिका के हुए आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई। 26 अगस्त को आरक्षण प्रक्रिया का कुछ पार्षदों ने किया विरोध। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण करने दी दलील। नगर पालिका के पूर्व पार्षदों ने दी है याचिका की जानकारी। पहली बार घरों में हो रही है प्रथम पूज्य गणेश की पूजा। सार्वजनिक पंडालों में विराजित नहीं हुए विघ्नहर्ता। सार्वजनिक गणेश नहीं बैठने से गणेशोत्सव का माहौल फीका। कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक गणेशोत्सव पर लगाई गई है रोक। और अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना का संक्रमण अब हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमण की चपेट में आम जनमानस आ रही है, तो वहीं अब कोरोना संक्रमण के चलते निजी चिकित्सालयों पर भी आफत आन पड़ी है। बता दें कि सोमवार को पुनः नगर के एक निजी चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित महिला के मिलने से हड़कंप की स्थिति मच गई, जिसके बाद राजस्व अमले ने निजी चिकित्सालय को सील करने की कार्यवाही करते हुए चिकित्सक सहित चिकित्सालय के स्टाफ और मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया है। बता दें कि 2 दिनों में बालाघाट नगर में निजी चिकित्सालय को सील करने की यह दूसरी कार्यवाही है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे मरीजों को भी कोरोना वायरस अपनी गिरफ्त में ले रहा है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिसे स्वास्थ्य विभाग का अमला कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से फैलने की बात बता रहा है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति गंभीर होने लगी है। यहाँ ऐसी ही एक महिला जब प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने पहुंची तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप की स्थिति मच गई। महिला की स्थिति गंभीर होने के चलते जहां मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा उसे रेफर कर दिया गया, वहीं अस्पताल को भी सील करने की कार्यवाही की गई। बता दें कि 2 दिनों के भीतर बालाघाट नगर मुख्यालय में ये दूसरा मामला है। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि गढ़ी की महिला की ट्रैवल हिस्ट्री का पता नहीं लगा है, लेकिन 10 दिन पूर्व उसी महिला के वार्ड नंबर 6 में संचालित श्रीवास्तव नर्सिंग होम में ऑपरेशन करवाया था, जिसकी तबीयत खराब होने पर वो पुनः 23 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे यहाँ भर्ती हुई, जिसके बाद उसे गोंदिया रेफर किया गया और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जिला अस्पताल में संचालित ट्रू नॉट लैब में सैंपल लेकर जांच की गई। यहां पर भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर हम लोग अभी एसिम्टोमेटिक और अर्ली जो बहुत माइल्ड सिम्टम वाले केस हैं उन्हीं को रख रहे हैं। वरिष्ठ हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जो केस मॉडरेट और सीवियर प्रकार के होते हैं, अथवा ऐसे केस जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अथवा ऐसे केस जिनको की कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो इनको हमको निर्देश मिले हैं कि ऐसे केसेस को अभी आप हायर सेंटर भेजें। सर, कम्युनिटी स्प्रेड की भी बात सामने आ रही है नगर में, ऐसा कुछ मामला? अभी तक तो जो केसेस हमको मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कहीं ना कहीं कोई ट्रेवल हिस्ट्री है। अगर व्यक्ति स्वयं नहीं गया है तो उस व्यक्ति के घर में कोई बाहर का आदमी आया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जो कि वायरस जिसके शरीर में है, तो उसको तो उसके स्वस्थ व्यक्ति होने के कारण उसको वायरस का लक्षण नहीं होगा, उसको बीमारी उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन वो वैसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। तो वैसे कुछ व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी संभवतः ये बीमारी हुई है जो कि बाहर से आए हैं। इधर महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को नगर पालिका और प्रशासनिक अमले ने नगर के वार्ड क्रमांक 6 में पहुंचकर श्रीवास्तव नर्सिंग होम को 7 दिनों के लिए सील कर दिया है और अस्पताल के स्टाफ और भर्ती मरीजों को क्वारंटाइन कर उनके सैंपल लेने की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि चिकित्सालय के 25 लोगों के स्टाफ और लगभग 12 मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में संचालित दुकानों को भी बंद करने की कार्यवाही की गई। मामले में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी यशवंत सिंह राणा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 स्थित श्रीवास्तव नर्सिंग होम में भर्ती हुई एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद चिकित्सालय को 7 दिनों के लिए सील कर दिया गया है, जिसके तहत लगभग 50 लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब का वार्ड नंबर 6 है
यहाँ पे कल एक पेशेंट आई थी गढ़ी से, भालन भाई करके जिसका नाम है, वो अभी छिंदवाड़ा रिफ़र है, वो कोरोना पॉजिटिव निकली है। कल कितने बजे भर्ती हुई थी? डॉक्टर साहब से पूछा गया तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि सुबह ये करीब आई थी 12 बजे दिन में, और शाम को 6 बजे यहाँ से डिस्चार्ज हो गई थी। कितने लोगों का स्टाफ है और कितने? 30 से 35 लोगों का स्टाफ है और 10 से 12 मरीज भर्ती हैं, उनके परिजन अलग हैं, यानी 15 लोग हैं। 1 सैकड़ा के लगभग लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं मतलब आप? नहीं, 1 सैकड़ा तो नहीं बोल सकते, कम से कम 50-52 लोग। इधर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा अब 239 पर पहुंच गया है, जिसमें से 5 मरीजों की स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 183 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 52 पॉजिटिव मरीजों को बूढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त की देर रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट में 2 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक मरीज कटंगी का पुरुष है जो छिंदवाड़ा से आया है और दूसरा मरीज बैहर की एक महिला है जो गोंदिया उपचार कराने गई थी। गोंदिया में कोरोना पॉजिटिव आने पर इस महिला को मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 24 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्थिति कोविड की बालाघाट जिले में अभी तक हमने लगभग 11,500 सैंपल लिए हैं और जिसके अगेंस्ट में हमको लगभग 237 केस हमारे पॉजिटिव मिले हैं और एक की मृत्यु भी हो चुकी है और लगभग अभी हमारे पास में 50 के लगभग एक्टिव केस हैं। बाकी केस सही होकर के डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 3 केसेस जो थे 3 और कल के 2, ऐसा करके 5 केसेस को मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा भी रिफर किया गया है। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चिकित्सालय के संचालकों से पत्राचार कर जवाब मांगा जाएगा, जिसके तहत कार्यवाही भी की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पांडे ने बताया कि निजी चिकित्सालयों में भर्ती हो रहे मरीजों की जानकारी चिकित्सालय के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जा रही है, जो कि नियमानुसार गलत है। हाँ, ऐसा भी कल मामला 1-2 प्रकाश में आया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर पालिका के वार्ड पार्षदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है, जिसमें कुछ पार्षदों ने आरक्षण प्रक्रिया का विरोध करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसका निर्णय अभी पारित नहीं हुआ है। न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हो गई है और 26 अगस्त को होने वाली आगामी सुनवाई में निर्णय पारित हो सकता है। गौरतलब है कि नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर बालाघाट नगर पालिका के लिए जुलाई माह में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी 33 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया प्रतिशत के आधार पर संपन्न कराई गई, जिसमें वार्ड नंबर 11 के पूर्व पार्षद रामलाल बिसेन, वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद यासीन खान, वार्ड नंबर 24 के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर NSUI जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक, वार्ड नंबर 29 में आरक्षण को लेकर पूर्व पार्षद पति मिंटू विनय जायसवाल ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें हाईकोर्ट जबलपुर में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की गई है। इसमें आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 1994 से 2014 तक जनसंख्या के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया, तो वर्ष 2020 में प्रतिशत के आधार पर आरक्षण करना गलत है। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण प्रक्रिया संपन्न कराने दलील पेश की है। इस संबंध में पूर्व पार्षद यासीन खान ने कहा कि नगर पालिका के वार्डों के हुए आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण न कराकर प्रतिशत के आधार पर आरक्षण कराए जाने से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसकी पहली पेशी में 17 अगस्त को सुनवाई हुई है, जिसमें हमारे वकील द्वारा दलील पेश की गई है, जिसमें न्यायाधीश ने 7 दिन का समय दिया है। आगामी पेशी 26 अगस्त को है, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया सही है या हमारी दलील सही है, इस पर निर्णय होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के समय जो आयुक्त का पत्र दिखाया गया था वो कटंगी नगर परिषद के लिए था। जब एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो शुरू से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हुआ है, तो उसी आधार पर आरक्षण किया जाना चाहिए था। देखिए, मैंने ये जो आरक्षण बालाघाट नगर पालिका का हुआ था, इसके विरुद्ध में मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। उसमें अभी पहली सुनवाई 17 तारीख को हुई थी, जिसमें हमारे वकील साहब संजय शर्मा साहब ने अपनी दलीलें रखी थी और उसके बाद जज साहब ने इन्हें 7 दिन का समय दिए अपनी सरकारी वकील को
कि अपना पक्ष रखे करके। तो अब ये 26 तारीख को शायद ये अगली पेशी इसकी होंगी, तब ये डिसीजन आ जाएगा इसका और ये पता चल जाएगा कि इनका आरक्षण सही है या हमारी दलीलें सही हैं। आपने क्या तथ्य पेश किए हैं? हमने तथ्य ये पेश किए हैं कि सन 1994 से 2014 तक के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होता था, लेकिन इन्होंने आयुक्त का लेटर दिखाया जो कि लेटर कटंगी नगर परिषद के लिए आया हुआ था। वो लेटर में लिखा हुआ था कि प्रतिशत के आधार पे आपको आरक्षण करवाना है। तो मेरी दलीलें ये है कि जब एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जब शुरू से जनसंख्या के आधार पे आरक्षण होते रहे, तो अभी प्रतिशत के आधार पे आरक्षण क्यों कर रहे हैं? वहीं वार्ड क्रमांक 11 के पूर्व पार्षद रामलाल बिसेन ने कहा कि वर्ष 2020 में वार्डों का जो आरक्षण हुआ है वो गलत है। इसको लेकर हमारे द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वार्ड नंबर 11 को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जहां एसटी वर्ग की संख्या कम है। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया की जानी चाहिए। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। ये हमारा वार्ड एसटी यासीन खान का वार्ड एससी और मेरा वार्ड एसटी कर दिए, जबकि सन 94 से लेकर 2014 तक अभी तक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होता था। अब चूँकि अभी इन्होंने 2020 में जनसंख्या के आधार के माध्यम से इन्हें आरक्षण किए। आपके वार्ड में क्या जनसंख्या क्या लगता है? हमारे वार्ड में तो इतनी एसटी है ही नहीं, मुश्किल से 10 या 11 घर के एसटी होंगे। आरक्षण गलत किया है। टोटल आरक्षण गलत हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि एक वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 33 तक कुछ वार्ड आप देखो, मैं उस वार्ड का नाम नहीं लूँगा, पुरुष ही पुरुष 3-3, 4-4 बार हो रहे हैं। और कुछ वार्ड देखो तो महिला ही महिला हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि चक्री हुई चलना चाहिए, एक बार महिला एक बार पुरुष, ये नियम है उसमें। लेकिन ये कुछ लोगों के आने हो सकता है षड्यंत्र के कारण कि वो पुरुष ही पुरुष महिला ही महिला हो रहा है। कुछ वार्ड सामान्य हो रहा है, जबकि ओबीसी सामान्य ओबीसी होना चाहिए। इसी तरह वार्ड क्रमांक 15 के पूर्व पार्षद अनिल बब्बा ठाकुर ने कहा कि वार्डों के आरक्षण के समय त्रुटि हुई है। पहले महिलाओं का 50% आरक्षण करना था, जो नहीं किया गया। जिन लोगों को आरक्षण के समय बुलाया गया था उनकी बात नहीं सुनी गई। कुछ लोगों द्वारा आपत्ति लेने पर उन्हें अनसुना करते हुए आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि प्रतिशत के आधार पर जो आरक्षण किया गया है वो न्याय संगत नहीं है। पुनः जनसंख्या के आधार पर सभी वार्डों का आरक्षण किया गया। मैंने जब वहाँ जो आरक्षण हो रहा था मैं वहाँ उपस्थित था। जब आरक्षण हो रहा था उसी वक्त मेरे को लगा कि इसे भारी त्रुटि हो रही है, क्योंकि आरक्षण में सबसे पहले महिला 50% करना था। जो पहले आरक्षण महिला था उसको पुरुष करके, पुरुष वाले को महिला करके आरक्षण करना था, जो मतलब न्याय संगत था, जो प्रशासन ने वहाँ नहीं किया। दूसरी जो वहाँ देखने में एक चीज़ और आई कि जिन लोगों को बुलाया गया था शहर में कि आप उनसे जो भी सहभागिता, जो भी हम आरक्षण कर रहे हैं, उससे अपनी बात रखें, पर वहाँ बोलने भी नहीं दिया गया। सिर्फ अपनी बात उनने आरक्षण किए और चलते ही चले, बोला। और उसके बाद कोई किसी ने आवेदन दिया कि उसमें गलती की है आपने, तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं की उनने। बाद में उनसे कुछ दलील भी लिए इतने लोगों को, तो उनको बुलाने का मतलब ही नहीं था। शहर से जो लोग को बुला रहे थे तो उनकी बात भी सुनना था। और हम तो बहुत दिन से जा रहे हैं, तो हर चुनाव में जाते हैं तो देखते हैं कि जब भी कोई बात ऐसी आती है, आपत्ति आती है, तो आपत्ति ली जाती है और आपत्ति का निराकरण करा भी जाता है। पर इस बार ऐसा था कि कोई आपत्ति ली भी नहीं गई और सुनी भी नहीं गई अधिकारियों द्वारा वहाँ पर। वो सिर्फ अपनी बात रखे कि ये इस बार परसेंट का आया, तो परसेंट वाला जो है वो तो हमको भी लगा कि जो वार्ड भी आरक्षित हुई है, ये वार्ड में परसेंट के हिसाब से नहीं होके जनसंख्या के हिसाब से ही हमेशा होते आया है। पर ये पहली बार इन्होंने ऐसा बताया कि परसेंट के हिसाब से हो रहा है, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। पहली बार गणेशोत्सव में सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं होने से शहर सहित जिले भर में गणेशोत्सव का माहौल फीका है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक समिति द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं होने से हर वर्ष की अपेक्षा अधिक लोगों ने घरों में ही प्रतिमा विराजित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरतलब हो कि शासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कहीं भी सार्वजनिक गणेश पंडालों में प्रतिमा स्थापना नहीं की गई है, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं हो रहा है। गणेश उत्सव में भी माहौल फीका है और शाम के बाद शहर में सन्नाटा होने लगता है। लोगों द्वारा घरों में ही गणेश की छोटी प्रतिमाएं विराजित कर पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि इस वर्ष घरों में भी भक्तजनों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन बहुत ही कम किया जा रहा है, जिससे गणेश भगवान के भजनों की गूंज भी नहीं सुनाई दे रही है। हर वर्ष शहर में विराजित बालाघाट के महाराजा सहित अन्य स्थानों में विराजित प्रमुख आकर्षक प्रतिमाओं को देखने शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं की देर रात तक भीड़ हुआ करती थी।
वार्ड नंबर 16 निवासी बंटू उरकुड़े ने बताया कि पुणे का बहुत बड़ा दगड़ू सेठ गणपति है जिसे महाराष्ट्र के लोग बहुत मानते हैं। हमारे द्वारा भी पुणे से गणेश जी की प्रतिमा लाकर स्थापित की गई है। इस वर्ष कोरोना के चलते सार्वजनिक गणेश प्रतिमा नहीं विराजित की गई, जिससे घरों में ही प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। प्रतिमा का विसर्जन भी घरों में ही किया जाएगा। बंटू रुकुड़े, वार्ड नंबर 16 बालाघाट। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति आपने घर में स्थापित की है जी। ये मूर्ति भी पुणे से आपने लाए हैं, क्या विशेषता है, कहाँ से ये मूर्ति लाए हैं? दगड़ू सेठ करके जो पुणे का बहुत बड़ा गणपति है उसको लोग बहुत मानते हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोग उसको बहुत मानते हैं। हम लोगों का भी पूना आना जाना होता है, इसलिए हमने ये मूर्ति वहीं से लाए हैं, पूना से। और प्रशासन का जो महामारी, कोरोना की जो महामारी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए चौक चौक में गणपति आजकल नहीं बैठा ले जा रहे हैं, तो प्रशासन का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग घरों में गणपति का पूजन बहुत अच्छे से करके और घर में ही उसका विसर्जन करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में सारिका ने कहा कि कोरोना के चलते शहर में गली मोहल्लों में सार्वजनिक गणेश नहीं बैठने से शहर में गणेशोत्सव का माहौल कम ही दिखाई दे रहा है। इस बार अधिकांश लोगों ने घरों में ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार की कोरोना महामारी के चलते कहीं पर भी सार्वजनिक गणेश जी नहीं बैठा ले गए हैं और हम सभी लोग अपने अपने घर में गणेश जी बैठा ले हैं और जिसको हम खुशियों से मना रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक गणेश जी नहीं बैठने से शहर का माहौल भी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोग अपने घरों में छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान किए हैं। और हर साल की तरह इस साल भी सैयद अलहाज अब्दुल हकीम उर्फ हक्कू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती का सालाना उर्स पूर्णतः 25 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे अकीदतों व हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। बाबा के 216वें सालाना उर्स को लेकर मेन रोड स्थित हक्कू शाह बाबा के दरबार में सजावट की गई है। 25 अगस्त को परचम कुसाई के साथ सालाना उर्स की शुरुआत की जाएगी। गौरतलब हो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर 1 सितंबर को कुल शरीफ की फातिहा के बाद उर्स मुबारक का समापन किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां उर्स कमेटी द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते शाही संदल, कव्वाली सहित भव्य रूप से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। दरबार कमेटी द्वारा शासन की गाइडलाइन के तहत सादगीपूर्ण माहौल में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। उर्स मुबारक के मौके पर दरबार के संरक्षक श्याम कौशल, अध्यक्ष मंजूर अली बाबू, दरबार खादिम नज़ीर अहमद कादरी, सचिव विनायक राव टेमरे ने बाबा के आस्थाने में पहुंचने वाले सभी अकीदतमंदों से शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही उर्स मुबारक में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि 25 अगस्त की सुबह मज़ार शरीफ का गुसल व परचम कुसाई होगी, जिसके साथ ही उर्स मुबारक का आगाज़ किया जाएगा। वहीं 29 अगस्त को सुबह 10 बजे कुरान खानी व मिलाद शरीफ का आयोजन होगा। इसी तरह 30 अगस्त को बाबा को अलम व चादर पेश की जाएगी। वहीं रात में शमा महफिल, 31 अगस्त की शाम को फूलों का नजराना पेश कर दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई जाएगी। वहीं 1 सितंबर को कुल शरीफ की फातिहा कर उर्स ए मुबारक का समापन किया जाएगा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622292017। नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साईं का चालीसा का समापन 24 अगस्त को धूमधाम से किया गया।
इस अवसर पर आश्रम में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन के अवसर पर समाज के लोगों की काफी भीड़ रही। बता दें कि झूलेलाल चालीसा का शुभारंभ 16 जुलाई से हुआ था। गौरतलब है कि प्रेम प्रकाश आश्रम में 16 जुलाई से सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साईं का चालीसा का आयोजन किया गया था। हर वर्ष झूलेलाल चालीसा का आयोजन धूमधाम से किया जाता था, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में हर दिन चालीसा कार्यक्रम में शामिल होते थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सीमित लोगों को ही आश्रम में आने दिया गया और समाज के लोगों द्वारा घरों में ही झूलेलाल चालीसा पढ़ा गया। झूलेलाल चालीसा का समापन आज किया गया। इस अवसर पर झूलेलाल साईं की पूजा अर्चना कर ज्योत जलाई गई और चालीसा भी पढ़ा गया। हवन पूजन कर आरती की गई और मोदक पूजा कर मोदक और ज्योत का विसर्जन किया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम में हमारे सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल जी का चालीहा 16 जुलाई से शुरू हुआ था और आज इसका समापन झूलेलाल का धूमधाम से हम समापन कर रहे हैं आज प्रेम प्रकाश आश्रम में। ये कोरोना महामारी और सरकार के निर्देश अनुसार हमने वैसे सब तो घर में बनाते थे और चालीहा भी सब घर में पढ़ते थे। आश्रम में हमारे कुछ ही लोगों की एंट्री होती थी। इस बीच में हमने रंगोली प्रतियोगिता भी कराई, आरती आरती वो भी प्रतियोगिता कराई और महाआरती भी की हमने अच्छे से धूमधाम से हमने मनाई भी। आज समापन के दिन सब कुछ भक्तजन आए हैं आज और उनको खुशी हुई कि हम आज आश्रम सब आएंगे। तो आज हमने एक दिन के लिए उनको इजाज़त दी कि भाई सब आओ, धूमधाम से हम आज समापन करें। प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रवक्ता गणेश माधवानी ने बताया कि प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित झूलेलाल चालीसा का आज धूमधाम से समापन किया जा रहा है। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते सीमित लोगों द्वारा ही आश्रम में चालीसा पढ़ा गया और समाज के अन्य लोगों द्वारा घरों में ही चालीसा पढ़ा गया। लेकिन समापन के अवसर पर समाज के लोगों द्वारा आश्रम में आकर झूलेलाल चालीसा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की गई, जिससे एक दिन के लिए आश्रम में आने की अनुमति दी गई। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बबरिया निवासी एक 55 वर्षीय व्यक्ति की कीटनाशक दवा के असर से उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक भोजराम राहंगडाले 23 अगस्त की शाम करीब 4 बजे खेत में कीटनाशक डालने गया हुआ था, जो घर वापस लौटा। रात करीब 8 बजे परिवार के साथ खाना खाकर सभी परिवार के लोग सो गए। रात्रि करीब 11:30 बजे भोजराम की अचानक तबीयत खराब होने पर वो तड़पने लगा, जिसे परिजनों द्वारा उपचार के लिए लालबर्रा अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर भोजराम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसे सुबह करीब 4 बजे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। लेकिन सुबह करीब 9 बजे भोजराम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया गया है कि कीटनाशक के असर से भोजराम की मौत हुई है। अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा 0 पर मर्ग कायम कर मर्ग डायरी जांच के लिए लालबर्रा थाना को भेजी जाएगी। वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लड़सड़ा में शनिवार को सागौन की लकड़ी के साथ वन अमले ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सागौन की लकड़ी से अपने घर पर फर्नीचर बना रहा था। इसी बीच मुखबिर द्वारा वन अमले को सूचना मिली एक युवक सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन अमला तुरंत ही लड़सड़ा पहुंचकर युवक को सागौन की लकड़ी के साथ पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार लड़सड़ा निवासी प्रताप लोहार अपने घर में सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बना रहा था। तभी वन अमले को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अपने घर में सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, जिसके बाद वन अमले की टीम ने लड़सड़ा पहुंचकर आरोपी प्रताप के घर से 0.319 घन मीटर लगभग 70 सागौन चिरान की लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं आरोपी से अभी और पूछताछ की जा रही है। वहीं इस कार्यवाही में परिक्षेत्र सहायक बीआरओ के वनपाल ताराचंद डोंगरे, वन रक्षक शैलेंद्र जगजीवन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत लड़सड़ा में आरोपी प्रताप पिता नान्हो लोहार द्वारा सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा रहा था। तभी मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी को सागौन की चिरान के साथ पकड़ लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये है। अभी आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर के पीछे स्थित एक मकान में नल फिटिंग का कार्य कर रहे 35 वर्षीय युवक को बिजली का जोरदार करंट लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को 108 की सहायता से सिविल हॉस्पिटल वारासिवनी लाया गया, जहां युवक का डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
युवा के साथ कार्य कर रहे हैं उसका साथी संजय चौधरी ने बताया कि सोमवार की सुबह वह अपने साथी जितेंद्र चौबे के साथ वार्ड नंबर 4 में रहने वाली रंगारी परिवार के घर नल फिटिंग का कार्य करने के लिए गए हुए थे। नल फिटिंग का कार्य करते समय छत के ऊपर से कुछ ही दूरी से लगे हाई वोल्टेज 11 kV की विद्युत लाइन से जितेंद्र का सर टकरा गया, जिससे जितेंद्र को बिजली का जोरदार झटका लग गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जिसके बाद घायल जितेंद्र को तत्काल 108 की सहायता से सिविल अस्पताल लाया गया। लांजी नगर के तालाबों का पानी गंदगी के चलते दूषित हो रहा है। नगर के अधिकांश तालाबों के यही हाल है। कुछ नालियों का पानी तो कहीं मलमूत्र तो कहीं केमिकल युक्त पदार्थ तालाबों में पहुंच रहा है, जिससे तालाबों में निवास करने वाले जंतुओं को परेशानी होने लगी है और इसके चलते सर्वाधिक मछलियां मृत हो रही हैं, जिससे मछुआरा समुदाय को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। लांजी के जोड़ा तालाब जो दैनिक गुजरी बाजार के समीप स्थित है, जहां पर स्थानीय मत्स्य उद्योग सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा भारी मात्रा में मछली पालन का कार्य किया जाता है। इस संबंध में समिति अध्यक्ष नंदकिशोर कामरी ने बताया कि हमारे द्वारा तालाबों में रोहू, कतला, मिर्गल, कामनकर सहित छत्तीसगढ़ से भी मछलियों को लाया जाता है। सर्वाधिक अच्छी मछलियां रोहू, कतला, मिर्गल हैं, जिनके दाम भी अच्छे मिलते हैं। तालाबों का पानी दूषित होने के चलते उक्त मछलियां मर रही हैं, जिसके लिए प्रशासन को कोई उपाय कर इन मछलियों को बचाना चाहिए। मत्स्य उद्योग सहकारी समिति लांजी अध्यक्ष नंदकिशोर कामरी ने बताया कि उनके देखने में आ रहा है कि 3 माह से लगातार मछलियों का मरने का दौर प्रारंभ है। तालाब का पानी पूरी तरह से विषैला हो चुका है। आसपास सब्जी मार्केट, मटन मार्केट, चिकन मार्केट, आरा मिल सहित घरों से आने वाला गंदा पानी भी इसी तालाब में बहकर आता है, जिसके चलते तालाब का पानी पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। हमें तकरीबन 1 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अब एक ही उपाय है कि तालाब को पूर्ण रूप से खाली कराना, हटाना होगा एवं नया पानी जमा करना होगा, तभी यहाँ मत्स्य पालन किया जा सकता है, अन्यथा आगे भी इसी प्रकार मछलियाँ मरती रहेंगी। हमारे द्वारा भी समिति से होने वाली आय से कुछ कार्य किया जाएगा। साथ ही शासन से भी मांग है कि उक्त तालाब को सुरक्षित करने नाली आदि का निर्माण किया जाए। तालाब के पानी में डालने हेतु चूना प्रदान किया जाए ताकि केमिकल युक्त पानी नष्ट हो सके। बता दें कि इसी तालाब में सिंगाड़ा भी लगाया जाता था, लेकिन गत वर्षों से नहीं लगाया जा रहा है, जो भी एक प्रकार से समिति का नुकसान है। कामरी ने बताया कि उनके मछुआरे सदस्यों ने रविवार 23 अगस्त को तालाब से भारी मात्रा में मछलियों को निकालकर नगर परिषद के वाहन में उचित स्थान पर ले जाकर छोड़ा है, क्योंकि हजारों की संख्या में मछलियां मृत होने से आसपास बदबू फैल चुकी थी। ये तालाबों में मछलियाँ जो अभी दिखाई दे रही है, कौन सा तालाब है ये जोड़ा तालाब। यहाँ पे आप लोग मछली पालन करते हैं? हाँ। कौन सी समिति से आप लोग? ये मत्स्य उद्योग सहकारी समिति लांजी। सहकारी, आप अध्यक्ष हैं? हाँ। क्या नाम लिखते हैं? नंदकिशोर कामरी। नंदकिशोर कामरी जी, मुझे ये बताइए आप कि ये मछलियाँ यहाँ पे बहुत सारी तादाद में हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी मछलियाँ मृत हो रही है, किन कारणों से हो रही है? ये पानी दूषित होने की वजह से। पानी दूषित हो रहा है? हाँ। पहले भी ऐसा होता था? पहले नहीं होता था, जब से पानी सब यहाँ पे जब गंदगी आई है, अच्छा, तब से पानी दूषित हुआ है और मछली मरना चालू हुई। किन किन कारणों से गंदगी आ रही है? जैसे देखो, अब यहाँ पे मुर्गी, बकरा, भट्टे, आलू, साग सब्जी, सड़न गलन, फिर संडास पानी, फिर खरगाल की मिली उधर पानी जो आता है, बस्ती कंदी का पानी, लकड़ियों का पानी, खराब पानी, उसकी भूसी का पानी, तो वो केमिकल बनता पानी एकदम, और सब मिश्रण होकर पानी जब केमिकल, तो मछली जब ऑक्सीजन लेती है तो उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और मछली उस पीरियड में मरना चालू हो जाती है। लांजी में अधिक मात्रा में तालाब हैं। स्थानीय प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान दे कि किसी भी तालाबों, मलमूत्र, गंदी नाली आदि की निकासी तालाब में न हो, क्योंकि इस प्रकार गंदा पानी तालाबों में जाएगा तो निश्चित रूप से पानी प्रदूषित और विषैला बनते जाएगा। लेकिन तालाबों के आसपास बने हुए घरों का मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ तो तालाबों में नहीं पहुंच रहा है। इस बात का ध्यान रखें और यदि किसी घर का मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ तालाब में जा रहा है तो उन पर नगर परिषद कार्यवाही करे। जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी की शिक्षा सत्र 2020-2021 की कक्षा 11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्रता रखने वाले इच्छुक छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन 31 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। और अब चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर। जिले में बढ़ता कोरोना का संक्रमण, 2 दिनों में 2 निजी चिकित्सालय हुए सील बंद। निजी चिकित्सालय में भर्ती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिनों पहले चिकित्सालय में कराया था ऑपरेशन। महिला की नहीं है कोई ट्रेवल हिस्ट्री। 23 अगस्त को फिर मिले हैं 2 पॉजिटिव मरीज।
नगर पालिका के हुए आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 26 अगस्त को आरक्षण प्रक्रिया का कुछ पार्षदों ने किया विरोध। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण करने दी दलील। नगर पालिका के पूर्व पार्षदों ने दी है याचिका की जानकारी। पहली बार घरों में हो रही है प्रथम पूज्य गणेश की पूजा। सार्वजनिक पंडालों में विराजित नहीं हुए विघ्नहर्ता। सार्वजनिक गणेश नहीं बैठने से गणेशोत्सव का माहौल फीका। कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक गणेशोत्सव पर लगाई गई है रोक। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।